हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक अनदर टॉपिक जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले अपन एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे, एरिया वेक्टर। यानी कि अपन ये चीज़ देखेंगे कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, आइए समझते हैं। अपन एक 3D प्लेन लेते हैं, 3D ज्योमेट्री बनाते हैं, तीनों एक्सिस बनाते हैं अपन। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है आपकी जेड एक्सिस। इसमें अपन एक कोई भी प्लेन सरफेस बनाते हैं, क्योंकि एरिया निकालना है तो कैसी सरफेस होगी, प्लेन सरफेस। ए बी सी एंड डी, इनकी जो साइड स्क्वायर है, इनकी साइड है अपनी ए, ठीक है। ए अपन ने साइड में, तो जो इनका एरिया वेक्टर होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है, ये अपन सिंपली कह रहे हैं एरिया जो होगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा आपका क्या, कोई भी दो साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी इंटू बी सी। ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब ए बी इंटू बी सी है, ए बी क्रॉस बी सी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए है, अपन को पता है ए क्रॉस ए ज़ीरो नहीं होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। अपन को पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो उसी प्रकार से ए क्रॉस ए क्या हो गया, ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी, थीटा क्या है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में ए बी और बी सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू है आपका 90 डिग्री। तो आपका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका एरिया वेक्टर ए स्क्वायर। लेकिन ये तो अपन को क्या दिख रहा है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअली जो आपका एरिया होता है, डायरेक्शन होता है एरिया का, वो हमेशा इस सरफेस के, जो भी आपकी सरफेस है उसके नॉर्मल होता है। समझिएगा, अगर इसको अपन और अच्छे से समझें तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक अपन ने सरफेस बनाई यहाँ पे, ये इस सरफेस है, 2D सरफेस है, ये आपका पूरा प्लेन है। इससे यदि मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, नॉर्मल यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक, छोटा सा सरफेस है। अपन मान रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा एस है, ठीक। तो जिसका एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्मल की होगा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। और इसको अपन क्या बोल देते हैं, एन कैप। नॉर्मल है तो एन कैप, ठीक है। तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा, डेल्टा एस सरफेस एरिया है, एरिया वेक्टर वो क्या होगा, जो भी आपका एरिया है, एरिया के मैग्नीट्यूड, ये ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। और आपका अब देखिए जो एन कैप है, एन कैप किस डायरेक्शन को बता रहा है आपका, एन कैप इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में एन कैप ऐसे आएगा इस टाइप से, यानी कि एन कैप ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। और ये डायरेक्शन कौन सा है, जेड का डायरेक्शन। ये वाला ऊपर की ओर डायरेक्शन क्या है, जेड का, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हो गया एक्स का, यहाँ हो गया वाई का, लेकिन यहाँ से जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो क्या है, जेड का। और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, के कैप। ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए। और यदि निगेटिव जेड एक्सिस के लिए लेना होगा तो डेल्टा एस माइनस के कैप, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। तो यानी कि ये दोनों ही वेक्टर पॉसिबल है, यानी कि 2D सरफेस के केस में आपका ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती है। यानी कि अगर आपका सरफेस 2D है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो आपका ये दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका सरफेस 3D है, फॉर एग्जांपल अपन ने क्यूबिकल बॉक्स बनाया, या एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया अपन ने, ये मान लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस से आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी हर डायरेक्शन में, इस वाले से ऐसे, यानी कि इसमें अंदर तरफ नहीं होगा। अगर अपन सोचे कि इसमें भी माइनस के ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, या माइनस जे के आई जे के ले लेंगे, तो वो चीज़ कंडीशन नहीं होगी। 3D सरफेस के लिए जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2D सरफेस के लिए आपका दोनों डायरेक्शन करेक्ट है, आपका आउटवर्ड डायरेक्शन भी करेक्ट है और इनवर्ड डायरेक्शन भी करेक्ट। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई से भी डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। बुक में कुछ जगह फाई बस लिखा रहता है और कुछ जगह फाई ई लिखा रहता है। किसी भी सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वही क्या कहलाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने का जो क्वांटिटी रहती है वही क्या कहलाती है, आपकी फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, कैसे समझते हैं। कोई भी एक प्लेन सरफेस है आपका, ये आपका कोई भी एक मैंने प्लेन सरफेस लिया, इसमें मान लीजिए एक लाइन ये ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आपका, फाई ई कितना हो जाएगा आपका 5 ना, नहीं 5 नहीं होगा। क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये दोनों प्लेन सरफेस से थोड़ी पास हो रही है, ये दोनों फील्ड लाइन प्लेन सरफेस से नहीं पास हो रही हैं, ये प्लेन सरफेस के बाहर से पास हो रही है। प्लेन सरफेस से 1, 2 और 3 लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यदि अपन सरफेस बड़ी कर देंगे, यदि अपन ने सरफेस क्या कर दी, बड़ी कर दी इस टाइप से, सरफेस बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी। ज़्यादा फील्ड यानी कि इस केस में मान लेते हैं अपन कितनी हो जाएगी, ये रहेगी नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपकी कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और आपका फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और यदि एरिया इंक्रीज होगा तो भी आपका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मेनली 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, सरफेस एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो मैथमेटिकली अगर अपन कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया के। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, EA। ठीक है, और ये इसको जब इक्वेशन के फॉर्म में कांस्टेंट हटा के उसकी वैल्यू 1 लेंगे SI सिस्टम में, तो आपका फाई E = आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया अपन ने देखा वेक्टर है, अभी एरिया वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी कि अगर इसको और रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा EA cos थीटा, जहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड A। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, E और A के बीच का। अब इस केस में, इन केसेस में E का डायरेक्शन भी यही है, और बताया था ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो एरिया का भी डायरेक्शन क्या है, यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई E = इनके केस में क्या हो जाएगा, EA cos 0 की वैल्यू 1। तो सिंपल, अगर दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो फाई E कितना हो जाएगा, इफ़ थीटा = 0 डिग्री, फाई = कितना हो जाएगा, EA। ठीक है, ये हो गया आपका कि फ्लक्स क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड। अब यदि दोनों के बीच का एंगल नहीं है 90 डिग्री, 0 डिग्री, तब अपन कैसे इसको देखते हैं, तब एक छोटा सा एक्सप्रेशन छोटा सा फिगर देख के समझिए इसको। ये फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, E वेक्टर। ठीक है, एरिया क्या है आपका, इस डायरेक्शन में है, A वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अपन इसके E वेक्टर के क्या करते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट अपन को मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा E sin थीटा, और एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा आपका E cos थीटा। तो इसके कारण, इस वाले के कारण आपका जो फ्लक्स है वो जनरेट होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि E sin थीटा और
वेक्टर के बीच में क्या हो जाएगा एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर पास नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर पास नहीं होगी तो आपके फ्लक्स ही नहीं होंगे, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही यही है कि परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। तो ई कॉस थीटा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो ई कॉस थीटा के कारण आपकी क्या हो जाएगी, फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है आपकी इसकी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी आपको ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एरिया की यूनिट निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी को याद है, नहीं याद है, मैं डायरेक्ट यूनिट लिखता हूँ आपकी न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, एसआई यूनिट ये किसकी होगी, आपकी फ्लक्स की, ठीक।